फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका जो एम है यूपीएससी 2024 का, आप उसके लिए कंटिन्यू प्रयास कर रहे होंगे। आपके इस प्रयास में हम भी भागीदारी देते हैं और करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आते हैं। आज जो हम वीडियो सेक्शन में डिस्कशन करने वाले हैं वो है 26 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स, जो जिनको कि हम देखेंगे कि कैसे वो हमारे सिलेबस के साथ लिंक होते हैं और हम उनको हमारी आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ कर पाते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो अभी एशियन गेम्स को लेके हैं। 19th एशियन गेम्स अभी चल रहे हैं। उसमें जो गेम्स वाला सेक्शन जो है प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि एशियाई गेम्स में कौन उसकी मेज़बानी कर रहा है, किसने कितने स्वर्ण पदक जीते, ये सब। लेकिन मेंस में अभी ये एस्पेक्ट एक अलग देखने को मिला है कि जो इंडिया है, इंडिया के में जो मेडल्स आ रहे हैं वो अलग गेम्स को लेके आ रहे हैं। जैसे कि अभी घुड़सवारी को लेके 41 साल बाद हमने स्वर्ण पदक जीता है। तो जो नया ये गेम या एक जो गेम का फॉर्म था, जो कि हम बेसिकली कहाँ जाते हैं, या तो क्रिकेट, फुटबॉल या तीरंदाजी, निशानेबाजी, इन पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। लेकिन अभी जो गोल्ड मेडल निकल के आए हैं वो घुड़सवारी में होना, ये एक अलग डायमेंशन हो गया है। तो इससे कभी हो सकता है कि खेलों को लेके कोई क्वेश्चन आए और उसमें ये पूछ लें कि परंपरागत खेलों को लेके कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ऐसे में कोई टॉपिक आ सकता है कि किस तरीके से जो डेली के जो गेम्स है या जिनको हम सब जानते हैं उनसे अलग हटके कितना कुछ गेम्स में किया जा सकता है, उसको लेके क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि अभी जो ये गेम्स हो रहे हैं एशियन गेम्स, इसमें भारत की घुड़सवारी ड्रेसेस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि 41 साल बाद मिला है। ऐसे ही नौकायन के क्षेत्र में भी हमको 2 पदक मिले हैं। तो नौकायन वाला भी हम ज़्यादा ये हाईलाइटेड नहीं रहता है, ज़्यादा हम इसके बारे में सुनते नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ों की वजह से ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये तैयारी कर लेना है कि हमारे जो पारंपरिक खेल हैं या जो लीग से हटके खेल हैं, जिनके बारे में ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती है, ज़्यादा हम सुनते नहीं हैं, उन गेम्स में इंडिया क्या कर रहा है। तो इस टॉपिक को आपको इस एस्पेक्ट से कवर करना है। ये जो टॉपिक है ये आपके ऐसे में भी पूछा जा सकता है या कोई सेपरेट क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है इसके बारे में। और ये किस सिलेबस के किस पार्ट में पूछा जाएगा, तो वैसे बेसिकली ये फर्स्ट में पूछा जा सकता है। लेकिन इस कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका ये सिलेबस के किस पार्ट में पूछा जाएगा उसका कोई दायरा फिक्स नहीं होता है। ये ऐसे में भी आ सकता है, 1 में या 2 में, थर्ड में बहुत कम चांसेस है इसके, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोबोटिक्स को लेके। अभी एक बात उभर के आई है कि रोबोटिक्स को लेके अब हम एक नीति बनाने जा रहे हैं। तो रोबोटिक्स जो एरिया है वो हमारे GS3 के साइंस एंड टेक पार्ट में रोबोटिक्स नाम का एक टॉपिक मेंशन है, उसके साथ में लिंक होता है और डायरेक्टली मेंशन्ड है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नीति आएगी तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका पूरा बेसिक कंप्लीट करना है कि रोबोटिक्स जो है वो किस टाइप से वर्क करता है। रोबोटिक एरिया, उसमें क्या क्या हमने अभी तक प्रयास कर लिए हैं, वर्ल्ड वाइड क्या चीज़ें चल रही है अभी इसके बारे में, और जो और भी कुछ साइंस टेक के मामले में हम कहाँ इसमें पीछे रह रहे हैं, इससे क्या क्या किया जा सकता है, इसके आयाम, जैसे कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, शिक्षा में क्या कर सकते हैं, हमारे रक्षा क्षेत्र में रोबोटिक्स को लेके क्या संभावनाएं बनती हैं, इस एरिया से अलग सोसाइटी में हम कहाँ कहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग एंगल पे रोबोटिक्स के यूज़ या इसके जो उपयोग होंगे उनके बारे में देखना है, और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जान लेना है, ताकि जब आप नीति पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजी होगा। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, आपको अभी से इस टॉपिक के बारे में ध्यान देना है, अभी से आपको बेसिक पे भी इसके ध्यान देना है। और जब नीति आएगी, और बहुत जल्द हो सकता है नीति भी आ जाए, तो जब नीति आएगी तो तब भी हम इसको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के इसकी तैयारी करेंगे। ये GS3 में आपके लिंकअप होगा।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र, और जितनी बार आएगा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हों, चाहे एक हमारी एक टेस्ट पॉलिसी हो, पड़ोसी प्रथम हो, या अभी हमने देखा कि जो कॉरिडोर बन रहे हैं अलग अलग, पूर्वी शिखर सम्मेलन में भी हमने बात की थी, तो ये सारा जो एरिया है ये हमसे अटैच्ड है, और हिंद प्रशांत महासागर जो है वो हमारे व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और हमको लिंक रखता है हमारे जो पूर्वी वाले जो देश हैं उनके साथ में, पूर्वी के साथ में वो पड़ोसी भी हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसमें अभी एक बैठक हुई थी, इनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ मुद्दे उठे हैं। तो उसमें ये सबसे पहला मुद्दा हमेशा हर जगह पे यही उठता है इंटरनेशनली लेवल पे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वो मुक्त होना चाहिए, मतलब कि फ्री, किसी का उस पर वर्चस्व नहीं हो, खुला हो सबके लिए। उसमें मतलब कोई दावेदारी करके ये नहीं कहते कि रेस्ट्रिक्ट नहीं कर दे कि यहाँ आप नहीं आ सकते, यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता वो, और उसके नियम होने चाहिए कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेके साझा दृष्टिकोण बनाने की अभी बात कही गई है। फिर इसमें ये बताया गया है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है अब केवल समुद्री क्षेत्र नहीं है बल्कि एक पूर्ण भू रणनीतिक मुद्दा है, और यह क्षेत्र सीमा विवादों और समुद्री लूटपाट सहित सुरक्षा चुनौतियों जैसी जटिलताओं का सामना करता है। ये जो बात है इसमें हम देखते हैं कि समुद्री क्षेत्र होना एक अलग बात है और भू रणनीतिक क्षेत्र होना एक अलग बात है। ये इसलिए होता जा रहा है कि जो चीन है उसकी आक्रामक नीति की वजह से ऐसा हो रहा है। हम देखते हैं कि जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ से लगा के उसने अपने चीज़ों को अपना जो एक प्रोपेगेंडा चला रखा है, वहाँ से लगा के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो लेके पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को उसने कवर कर रखा है। तो ऐसे में वो एक जटिलताएं या चुनौती उत्पन्न करता है हमारे लिए। इसलिए इसमें कहा है कि रणनीतिक मुद्दा है और नियम आधारित इसलिए होना चाहिए ताकि कि एक फिक्स नियम हो और किसी देश का उस पर वर्चस्व नहीं हो। और ये सब जो बातें उभरी है वो 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ था अभी, उसमें बात उभरी और वहीं पे चीन की आक्रामकता को लेके भी बात उठी थी कि चीन की आक्रामकता जो अभी बढ़ती जा रही है उसको कैसे काउंटर किया जाए। यहाँ पे बताया गया है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसकी जो चुनौतियां हैं उसको कोई भी एक अकेला देश हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसका जो एरिया है वो बहुत सारे देशों को लेके बना हुआ है। उसमें एक अकेला देश चाहे कि मैं इसको सही कर लूँगा तो ये नहीं होगा, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की ज़रूरत है जो कि सभी देशों को मिलके करना होगा। इसमें यहाँ पे यही बात कहा गया है कि सभी के हित प्रभावित होते हैं इस एरिया से, तो सभी को मिलके इसके सॉल्यूशन के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर इसमें जो एक नई बात उभरी थी कि नई क्या मतलब कंटिन्यू उसके बारे में बात होती है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें किसी की भी क्षेत्रीय संप्रभुता को काउंटर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कोई देश है उसके मान लो कोई द्वीप है और वहाँ पे आप कोई कृत्रिम द्वीप बना रहे हैं तो उस चीज़ को एक क्षेत्रीय संप्रभुता का हनन माना जाता है। तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्व की 65% आबादी रहती है, और जो विश्व का 65% विश्व की आधी जो विश्व व्यापार का जो 50% हिस्सा है वो इस एरिया से होता है। तो अब हम सोच सकते हैं कि आबादी के हिसाब से भी ये ज़्यादा है और जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरा हाफ पार्ट इसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो हमको इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में जब भी कहीं पे पढ़ने को मिलता है बहुत आराम से उसको समझना है और अच्छे से उसको तैयार कर लेना है। ये जो टॉपिक है वो हमारे GS 2 के जहाँ पे भारत के हित टॉपिक है वहाँ से लिंक होगा। इसके बारे में कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, लेकिन ये वहीं से IR वाले सेक्शन से ये लिंक होगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कॉलेजियम व्यवस्था को लेके। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे कुछ याचिकाएं आई थी कॉलेजियम को लेके, ये उससे रिलेटेड है। तो आपको कॉलेजियम जो सिस्टम है उसकी बेसिक तैयारी कर लेना है, क्योंकि कॉलेजियम टॉपिक से हमेशा प्री में और मेंस में क्वेश्चन आते हैं। मेंस में इसके जो 4 जो जजमेंट आए थे अलग अलग, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको कुल मिला के इसका बेसिक अपनी पॉलिटी की बुक से कवर करके रखना है कॉलेजियम। फिर उसके बाद मेंस पर्सपेक्टिव में जब हम आएंगे तो कॉलेजियम व्यवस्था से क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, क्यों अभी इसको जो बंद करने की बात की जा रही है, बीच में जो न्यायिक आयोग बनाया था वो क्या है, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बना था वो क्या है, इन सभी एरिया को आपको कवर कर लेना है। बेसिकली ये तो कि कॉलेजियम व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष कि क्या अच्छा है कॉलेजियम व्यवस्था में और क्या अच्छा नहीं है, इसमें इससे क्या दिक्कत आ रही है वो सेक्शन, और समाधान की क्या किया जा सकता है। और एक इसी के साथ में चलते हैं जजमेंट और न्यायिक नियुक्ति आयोग जो अब बीच में बना था और जिसको फिर कैंसिल कर दिया गया है, वो वाला, वो आपको पूरा ये सेगमेंट कंप्लीट करना है। भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, GS2 में न्यायपालिका की संरचना के साथ में ये लिंक होगा। फिर नेक्स्ट जो है अभी जो मानवाधिकार आयोग है उसने ट्रांसजेंडर्स के लिए या उभयलिंगियों के लिए कुछ सुविधाएं देने की बात की गई है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जब कोई सरकारी सेवक है या जो सरकारी नौकरी करता है और वो उसकी डेथ हो जाती है और अगर उनका जो बच्चा है वो उभयलिंगी है या ट्रांसजेंडर है, तो उनको उसकी जगह पे सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको एज ए डॉटर मान के और वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक और उन्होंने कहा है कि अगर कोई उभयलिंगी चाहता है कि वो सर्जरी करवाना के लिंग परिवर्तन करवाना चाहता है तो सरकारी अस्पतालों में उनके लिए फ्री में व्यवस्था हो, या फिर जो निजी अस्पताल हैं वो ऑपरेट करें और गवर्नमेंट उसकी भरपाई करे। थर्ड चीज़ ये कही गई है कि जो उभयलिंगी हैं उनके लिए अलग से जो कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे कि शौचालय वगैरह वो अलग से बनाए जाएं ताकि उनको उस चीज़ में दिक्कत ना हो। और फोर्थ, उनको रोजगार के अवसर दिए जाएं नौकरियों में, और उनमें उनको जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो उतने आगे आ पाएंगे। तो ये जो सेक्शन है पूरा, ये हमारे GS2 के जो सामाजिक न्याय है, और सामाजिक न्याय हमारे सिलेबस में सिर्फ सामाजिक न्याय है, लेकिन ये जो टॉपिक में लिंक होगा वो सामाजिक न्याय का जो सब सेक्शन होता है लैंगिक न्याय, वहाँ से लिंक होगा। तो ये अभी मानवाधिकार आयोग ने इनिशिएट किया है और उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें की हैं। तो हमको इसके बारे में अच्छे से जो ट्रांसजेंडर जो एक एक्ट आया था ट्रांसजेंडर्स को लेके 2019 में, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। और जब से वो एक्ट आया है तब से इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये लैंगिक न्याय का मुद्दा है और अभी हम देखते हैं कि कंटिन्यू ये हाईलाइटेड भी रहता है। इसलिए इसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। अगर आपको वो एक्ट पता नहीं है, उस एक्ट की बारीकी से देख लेना है, क्या क्या प्रयास हो रहे हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए वो भी आयाम कवर करना है, क्या किया जाना चाहिए वो, और अभी जो ये लेटेस्ट जो अपडेट होते रहते हैं वो, ताकि कि हम जो आंसर लिखें उसमें बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर को हमारे आंसर में हम ऐड कर सके। और फिर प्रयास जब पूछे जाते हैं ना कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे प्रयास जब आप लिखोगे तो उनकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। आज के करंट इवेंट में यही सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमारे मेंस के लिए मेरे को सही लगी। और ये जो टॉपिक है इनके बारे में आपको बेसिक भी कवर करना है और करंट भी कवर करना है। एथिक्स के बारे में जो कोर्ट वाला सेक्शन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप अपने नोट में ऐड कर लेना है इसको। कल हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टाइम 27 सितंबर के करंट इवेंट के साथ में। तब तक आप अपनी कंटिन्यू स्टडी कीजिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। UPSC सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच।